Hi, today is 9th of September 2020. This is set number 28, 25 MCQs in 30 minutes. फर्स्ट सेक्शन है पॉलिटी। पॉलिटी में ये क्वेश्चन नंबर 1 है। विद रेफरेंस टू स्टेट गवर्नर, स्टेट में गवर्नर होते हैं जैसे सेंटर में प्रेसिडेंट होते हैं। स्टेट गवर्नर के रेफरेंस में कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट, आर्टिकल 163 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का टॉक्स अबाउट डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द गवर्नर, मतलब सम पावर्स मैंडेटरी होती है रूल बुक के अकॉर्डिंग और कुछ उनकी चॉइस डिस्क्रिशन पे डिपेंडेंट होता है। सो 163 टॉक्स अबाउट द डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द गवर्नर। अ गवर्नर कैन कॉल फॉर अ ट्रस्ट वोट इन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। गवर्नर के पास पावर है कि वो एक ट्रस्ट वोट, दिस नो कॉन्फिडेंस, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में कॉल कर सकते हैं। Governor's power to call for a trust vote is restricted only before the inception of the state government and not during its term। तो क्या ऐसा होता है कि स्टेट गवर्नमेंट फॉर्मेशन के पहले ही ये पावर करना है? कॉल फॉर अ ट्रस्ट वोट बीच में ड्यूरेशन में नहीं हो सकता है। आपको बताना है करेक्ट ऑप्शन क्या है। सो इसमें ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है 163, दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू। सेकेंड स्टेटमेंट है ये डिस्क्रिशनरी भी पावर है एंड देन गवर्नर जो है ये कॉल कर सकते हैं ट्रस्ट वोट का स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, दिस इज ऑल्सो ट्रू। बट दिस इज रॉन्ग। ऐसा नहीं है कि केवल इंसेप्शन में, इन बिटवीन भी अगर कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है, डिमांड हो रहा है, तो गवर्नर यहाँ पे अरेंज करा सकते हैं दिस ट्रस्ट वोट। कोalition गवर्नमेंट में मैनी टाइम्स ये न्यूज में अभी कवर होता है। सो द राइट ऑप्शन हियर इज दिस ए। 1 and 2, दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू, दिस इज रॉन्ग, करेक्ट स्टेटमेंट बताना था। तो राइट ऑप्शन इज दिस ए। नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। फ्रीडम ऑफ स्पीच भी बहुत न्यूज में है अभी। स्पीच एंड एक्सप्रेशन, हर किसी को फंडामेंटल राइट मिला है स्पीच एंड एक्सप्रेशन का, आप अपनी बात प्रेजेंट कर सकते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ये एक फंडामेंटल राइट है जो आर्टिकल 19 में गारंटेड है बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। इज इट ट्रू? इट इंक्लूड्स द राइट टू नो अबाउट गवर्नमेंट एक्टिविटीज, मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन है बट इसमें गवर्नमेंट एक्टिविटीज भी यू कैन गेट, राइट टू नो है और ये एक एब्सोल्यूट राइट है। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। दिस इज ट्रू बट दिस इज नॉट ट्रू। जो भी फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो होते हैं सारे क्वालिफाइड, एब्सोल्यूट कुछ नहीं होता है। योर फ्रीडम इज नॉट एब्सोल्यूट, ये क्वालिफाइड होती है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इसमें? The correct option would be 3 is gone, so the right option is this B, 1 and 2. This is true, this is true, this is not true. Absolute नहीं होते हैं fundamental right. You have right to freedom of speech and expression, but that doesn't mean you keep on saying anything. So this is not absolute. So right option is this B. Now ये Parliament of India है। अक्सर यहाँ पे हम ये न्यूज़ देखते हैं adjournment मोशन आता है टू डिस्कस एनी मैटर। कुछ भी अगर बात करनी है पार्लियामेंट में तो एक मोशन वहाँ पे इंट्रोड्यूस कराना पड़ता है। तो ऐसा ही एक होता है एडजर्नमेंट मोशन, एडजर्न मोशन। ये होगा टू अलाउ अ डिस्कशन ऑन अ डेफिनेट मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस। डेफिनेट मैटर होना चाहिए और अर्जेंसी, सेंस ऑफ अर्जेंसी, मतलब एक फिक्स्ड मैटर होना चाहिए और अर्जेंसी भी होनी चाहिए, पब्लिक इंपॉर्टेंस, तो एडजर्नमेंट मोशन आएगा। टू लेट अपोजिशन मेंबर्स कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द मिनिस्टर से कोई बात पूछना है, एडजर्नमेंट मोशन। टू अलाउ अ रिडक्शन ऑफ स्पेसिफिक टाइम अमाउंट इन डिमांड ऑफ ग्रांट जो है उसका टाइम, दिस अमाउंट रिड्यूस करना है तो उसके लिए है एडजर्नमेंट। या फिर पोस्टपोन, हाउस एडजर्न होता है तो पोस्टपोन प्रोसीडिंग्स टू चेक द इनएप्रोप्रिएट और वायलेंट बिहेवियर ऑन द पार्ट ऑफ सम मेंबर, तो हाउस को एडजर्न किया है। व्हाट इज द राइट आंसर हियर? द राइट आंसर हियर इज ए, दिस इज ए। एडजर्नमेंट मोशन होता है एक फिक्स्ड होता है, स्पेसिफिक मैटर के लिए आता है, अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस के लिए, दैट इज दिस एडजर्नमेंट मोशन। नाउ दिस इज अबाउट 4 इज अबाउट NDMA, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसका एम होता है अकॉर्डिंग कोऑर्डिनेट करना रेस्पॉन्स टू नेचुरल भी और मैन मेड डिजास्टर भी। NDMA नेचुरल एंड मैन मेड डिजास्टर। कैपेसिटी बिल्डिंग करना, ड्रिल्स होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, मॉक ड्रिल्स होती है, डिजास्टर रिजाइलेंसी डेवलप करने के लिए।
ये चेयर करते हैं होम मिनिस्टर, बिकॉज जो इंटरनल मैटर्स होते हैं, लॉ एंड ऑर्डर, एवरीथिंग, होम मिनिस्टर। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। यू हैव टू टेल व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन, स्टेटमेंट्स कौन से राइट है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बिल्कुल ये काम करेगी, नेचुरल भी और मैन मेड भी, एंड ड्रिल्स भी करेगी, रेजाइलियंस बनाना है। सो दिस इज ट्रू। होम मिनिस्टर नहीं होंगे, ये होते हैं प्राइम मिनिस्टर, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं होती है, ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू बनती है। सो द राइट आंसर इज दिस ए, वन ओनली। दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, दिस इज राइट, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। सो ए, वन ओनली। दिस इज नंबर 5। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग अ नो कॉन्फिडेंस मोशन इन इंडिया। ये भी अक्सर न्यूज में आता है। नो कॉन्फिडेंस मोशन मतलब ये लेजिस्लेचर है, लेजिस्लेचर से एग्जीक्यूटिव्स बने। अब लेजिस्लेचर स्पेशली लोकसभा के पास इसका कॉन्फिडेंस नहीं है, तो वहां पे नो कॉन्फिडेंस मोशन आ सकता है। देर इज नो मेंशन ऑफ अ नो कॉन्फिडेंस मोशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो जैसे 0 आवर था, क्वेश्चन आवर था, ऐसा इसका कोई मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में नो कॉन्फिडेंस मोशन का। मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन द लोकसभा। तो क्या इसमें राज्यसभा लोकसभा डिफरेंट होती है? यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू। नो कॉन्फिडेंस मोशन का कोई भी मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में एज सच। ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है, ये लोकसभा में ही आएगा, बिकॉज एग्जीक्यूटिव रेस्पॉन्सिबल होते हैं पार्लियामेंट में और इन पर्टिकुलर लोकसभा के लिए। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन हमेशा लोकसभा में आएगा, राज्यसभा में नहीं आएगा। सो द राइट ऑप्शन हियर इज दिस इज ट्रू, दिस इज ऑल्सो ट्रू। ये दोनों ट्रू हैं, तो सी इज द राइट ऑप्शन। नो कॉन्फिडेंस मोशन को लाने के लिए एटलीस्ट कितने मेंबर का बैकिंग होना चाहिए? आंसर दिस क्वेश्चन। सो दिस इज सी। सो ये पॉलिटी हुआ। नाउ लेट अस टॉक अबाउट हिस्ट्री। हिस्ट्री में पहला है पट्टचित्र। पट्टचित्र मतलब पेंटिंग है सम सॉर्ट ऑफ। पट्टचित्र हमेशा जहाँ भी एक बार हिंदी में हिस्ट्री देख लेना चाहिए, बिकॉज हिस्ट्री मैनी अ टाइम्स हिंदी में ज़्यादा समझ में आती है। पट्टचित्र, पट्टचित्र इज डन ऑन कैनवास। एक पट्ट होगा जिसपे चित्र बना दिया। पट्टचित्र इज डन ऑन कैनवास। इट इज़ पॉपुलर आर्ट फॉर्म ऑफ वेस्ट बंगाल। तो ये वेस्ट बंगाल की पेंटिंग है। बंगालीज दिस पेंटिंग वेरी गुड। सो ये पट्टचित्र वेस्ट बंगाल के हैं। द थीम ऑफ पेंटिंग इज बुद्धास लाइफ। बुद्धा की लाइफ यहाँ पे डिपिक्ट होती है। इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या होंगे? तो सी, फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट। ये कैनवास में होता है, बट ये बेसिकली ईस्टर्न कोस्ट में होता है यहाँ पे। तो वेस्ट बंगाल भी है, उड़ीसा का भी पट्टचित्र होता है। तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। थीम बुद्धा नहीं है, इसमें थीम डिफरेंट, दिस विष्णु एंड ऑल, ये थीम भी यहाँ पे होती है। तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग। सो राइट ऑप्शन इज दिस ए। ये केवल कैनवास में होता है। राइट ऑप्शन इज दिस ए, वन ओनली। ये क्वेश्चन है मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जी के बारे में। ही वॉज द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ फ्री इंडिपेंडेंट इंडिया। शिक्षा में इनका बहुत इंपॉर्टेंट योगदान है। ये फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ फ्री इंडिया थे क्या? इज इट ट्रू? He founded the Indian Council for Cultural Relation in 1950. 1950 में इन्होंने ये फाउंडेशन किया। इनको भारत रत्न मिला 1992 में। इज दिस ईयर ट्रू? आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। तो सी, ये बिल्कुल ट्रू है। एजुकेशन मिनिस्टर ये फ्री इंडिया में थे। He founded the Indian Council for Cultural Relation in 1950. This is also true. And this year is also true. So the right answer is this D, 1, 2 and 3. ये एक टर्म होता है, एंशियंट इंडिया में बहुत सारे टर्म्स हैं। ये टर्म्स अराउंड 50 टू नॉट मोर देन 25-50 ऐसे कुछ टर्म है, लिस्ट है। हैव अ लुक। इनसे अक्सर रिपीटिशन हो जाता है कि ये जैसे इस शब्द का क्या मीनिंग है एंड ऑल। ये वैदिक टर्म है व्रही। व्रही का क्या मतलब होता है? ये स्टैंड्स फॉर कॉटन, वीट, राइस या बार्ले। तो व्रही जो होता है दैट इज दिस सी, मतलब राइस को धान को व्रही बोलते हैं। सो दिस इज सी, राइस। ये मॉडर्न हिस्ट्री है। अरुणा आसिफ अली, इनका काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ये एसोसिएटेड थी विद विच ऑफ द फॉलोइंग? क्विट इंडिया मूवमेंट, सॉल्ट सत्याग्रह, नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमेन। क्विट इंडिया मूवमेंट 42। एक हम रेडियो की भी बात करते हैं यहाँ पे, इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन दिया था। तो क्विट इंडिया मूवमेंट इज एब्सोल्युटली राइट। सॉल्ट सत्याग्रह हुआ था, दांडी मार्च हुआ था, गांधी जी ट्रैवल किए थे, सॉल्ट उन्होंने प्रोड्यूस किया था। इसमें भी अरुणा आसिफ अली जी का इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है। नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमेन, ये भी इन्होंने कंट्रीब्यूट किया था। पोस्ट इंडिपेंडेंस फॉर्म हुआ था नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमेन। सो दिस इज ऑल्सो ट्रू। 1, 2, 3।
अरुणा आसिफ अली जी, तीनों करेक्ट है, 1, 2 एंड 3। नाउ दिस इज अबाउट थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। 3 कॉन्फ्रेंस हुई, फर्स्ट राउंड टेबल हुआ, सेकंड हुआ एंड देन थर्ड हुआ। राउंड टेबल मतलब गोल मेज, यहाँ पे सबको आमने सामने बैठा के बातें होंगी, डिस्कशन होगा। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, इंडियन नेशनल कांग्रेस डिड नॉट अटेंड इट, बट गांधी जी तो गए थे एक टेबल कॉन्फ्रेंस में, ये थर्ड है। वाइट पेपर पब्लिश हुआ था एज अ रिजल्ट ऑफ द कॉन्फ्रेंस और ये बेसिस बनेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का। इज इट ट्रू? ब्रिटिश इसी टाइम पे बोलेंगे कॉमनवेल्थ बनाते हैं कॉलोनियल नेशंस का इन दिस कॉन्फ्रेंस। तो ये जो 3 कॉन्फ्रेंस हुई ना, इसमें पहले में कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया, सेकंड में पार्टिसिपेट किया, थर्ड में नहीं किया, इरविन पैक्ट। तो सेकंड में पार्टिसिपेट हुआ था और गांधी जी गए थे दिस थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन में। सो इंडियन नेशनल कांग्रेस डिड नॉट अटेंड इट, बिल्कुल ट्रू, ये थर्ड है। वाइट पेपर पब्लिश हुआ, दिस इज ऑल्सो ट्रू। बट ये जो कॉमनवेल्थ है ना, इसका कॉन्सेप्ट नहीं, ये तो अभी 1930s की बात चल रही है, ये आएगा 1949 समथिंग में, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। सो दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। सो द राइट ऑप्शन हियर इज ए, 1 एंड 2, दिस इज ट्रू, दिस इज ऑल्सो ट्रू। बट कॉमनवेल्थ इस ड्यूरेशन में नहीं है, ये बहुत लेटर आएगा 1949 समथिंग में कॉमनवेल्थ। सो दिस इज ट्रू एंड दिस इज ट्रू, दिस इज रॉन्ग। नाउ लेट अस टॉक अबाउट ज्योग्राफी। ज्योग्राफी का फर्स्ट क्वेश्चन है, सिचुएशन लाइक लॉकडाउन, अभी लॉकडाउन हुआ तो ज्योग्राफी में एक थ्योरीज चलती है, पुश पॉपुलेशन का पुश फैक्टर होता है एंड देन पुल फैक्टर होता है माइग्रेशन में, पुश एंड पुल फैक्टर। तो जो लॉकडाउन होता है इससे रिवर्स माइग्रेशन होता है, इज इट ट्रू? इमिग्रेशन इज लिविंग अ रेसिडेंट प्लेस और कंट्री विद द इंटेंट टू सेटल एल्सवेयर, आप बाहर जाके कहीं पे बसना चाहते हैं, इज इट ट्रू? नाउ सी, माइग्रेशन होता है तो माइग्रेशन अगर जैसे दिल्ली मुंबई में आते हैं तो ये पुल फैक्टर इनको यहाँ पे खींचता है, एम्प्लॉयमेंट है, अच्छी एजुकेशन है, फैसिलिटीज़ हैं, तो इससे हिंटरलैंड से काफ़ी लोग यहाँ मूव करते हैं, तो ये पुल फैक्टर हुआ और उनका जो होमलैंड है वो पुश हुआ। तो पुश से ये जब बाहर जा रहे हैं तो वो आई नहीं होता है, वो एमी होता है, ये हमने पढ़ा था, एमिग्रेशन होता है। और जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे इमिग्रेशन होता है। इसका अच्छा याद रखने का तरीका है कि जैसे यूएसए होता है, यूएसए कौन से लॉज लाता है? इमिग्रेशन। यूएसए इज लैंड ऑफ दिस इमिग्रेंट, मतलब बाहर से लोग यहाँ पे आए हैं, तो ये इमिग्रेंट जहाँ गए हैं और जहाँ से आए हैं वो एमिग्रेंट्स। सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग बिकॉज यहाँ पे इमिग्रेशन इज लिविंग अ रेसिडेंट बोला था। नो, ये रेसिडेंट वहाँ पे आ रहे हैं, यूएसए में लोग आते हैं तो इमिग्रेशन है। सो दिस इज दिस एंड दिस इज रिवर्स माइग्रेशन। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा बी, बिकॉज मैनी अ टाइम्स हमको क्वेश्चन पता होता है, आंसर्स भी पता होते हैं, बट हम ये नहीं देख पाते। यहाँ पूछा है नॉट करेक्ट है, तो नॉट करेक्ट क्या है? दिस इज नॉट करेक्ट, दिस इज ट्रू, नॉट करेक्ट पूछा है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। स्टेटमेंट गलत है बट ऑप्शन बी हो जाएगा, 2 ओनली। नाउ ये है कश्मीर वैली। कश्मीर वैली, वैली क्या होता है? 2 पहाड़ों के बीच का ये वैली एरिया होता है। लिविंग कंडीशंस यहाँ पे बेटर होती है, सिविलाइजेशन यहाँ पे यूजुअली डेवलप होती है, तो ये कश्मीर वैली है। कश्मीर वैली किन 2 पहाड़ों के बीच में है? मेन हिमालय एंड जस्कर रेंज में, जस्कर ऊपर है यहाँ पे, पीर पांजाल रेंज है या मेन हिमालय है, लद्दाख है और काराकोरम रेंज है, या नन ऑफ द अबव। सो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? कश्मीर वैली है पीर पांजाल रेंज और मेन हिमालय के बीच में, राइट ऑप्शन इज दिस बी। ये 13 है। आपको बताना है इंडिया में बायोस्फीयर रिजर्व्स, इनकी लोकेशन, लोकेटेड साउथ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। नाउ यू शुड नो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 0 डिग्री 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये इंडिया है, यहाँ पे ऐसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास हो रही है। यू हैव टू टेल इस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के साउथ में कौन से बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं? पचमढ़ी, नीलगिरी, सिमलीपाल, सुंदरबन। टेल द राइट आंसर, इसमें आंसर क्या करेक्ट होगा? सी। ये बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, तो ये जितने भी नाम है ना, ये सबके सब साउथ में है 23.5 डिग्री में। तो द राइट ऑप्शन इज दिस डी। पचमढ़ी, नीलगिरी, सिमलीपाल, सुंदरबन, ये सब साउथ में है। लेट अस लुक एट दिस। दिस इज कोल्ड डेजर्ट, दिस इज कोल्ड डेजर्ट हिमाचल, ये नंदा देवी है उत्तराखंड में, ये कंचनजुंगा है सिक्किम में, ये दिहांग दिबांग है अरुणाचल, डिब्रू साइकोवा, मानस असम, मेघालय में नोकरेक है, सुंदरबन वेस्ट बंगाल है, अचानकमार अमरकंटक है, ये पन्ना है, ये पचमढ़ी है, ये रन ऑफ कच्छ है, सिमलीपाल है, देन दिस इज शेषचैलम, दिस इज नीलगिरी, ये अगस्त्यमलाई और ये गल्फ ऑफ मन्नार एंड दिस इज ग्रेट निकोबार। नाउ वी नो दैट ये जो 23.5 डिग्री है वो तकरीबन यहाँ से ऐसे निकल रही है,
तो सुंदरबन साउथ में होगा, सिमलीपाल भी साउथ में होगा, पचमढ़ी भी साउथ में होगा। और एक और कौन सा था? सुंदरबन, सिमलीपाल, पचमढ़ी या नीलगिरी। नीलगिरी तो ऑब्वियसली साउथ में ही होगा, हमें कंफ्यूजन इधर था। सिमलीपाल, सुंदरबन एंड पचमढ़ी ये सब 23.5 डिग्री के साउथ में है। कई बार सिटीज़ भी पूछा गया है कि कौन सी सिटीज़ 23.5 डिग्री के साउथ में होगी, नॉर्थ में होगी। हैव अ लुक नाउ। ये 14 है। अर्थ रोटेट करती है फास्टर एट द इक्वेटर। अर्थ ऐसे रोटेट हो रही है तो इक्वेटर पे वो फास्टर रोटेट करती है देन इट डज एट द पोल। क्या ऐसा होता है? कोरियोलिस फोर्स इज मोर अफेक्टेड बाय अर्थ रिवॉल्यूशन देन इट्स रोटेशन। क्या ऐसा होता है? सी, अर्थ ऐसे रोटेट हो रही है, इस डायरेक्शन में अर्थ रोटेट हो रही है तो सन हमें ईस्ट से उगता हुआ ऐसा दिखेगा, नॉर्थ के रेस्पेक्ट में ऐसा हमें नजर आता है। तो यस, इक्वेटर में थोड़ा ये रेडियस भी ज़्यादा है तो अर्थ यहाँ पे ज़्यादा तेज़ी से रोटेट होती है, यहाँ रोटेशन थोड़ा स्लो हो जाता है। दैट इज़ वाई फिर ये कोरियोलिस फोर्स जनरेट होता है। तो दिस इज ट्रू, फास्टर एट इक्वेटर डज एट द पोल, दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू। बट ये जो कोरियोलिस फोर्स है ये ज़्यादा अफेक्ट होगा रिवॉल्यूशन से नहीं, ज़्यादा अफेक्ट होगा रोटेशन से। तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। सो द राइट ऑप्शन हियर इज ए। दिस इज ट्रू, कोरियोलिस फोर्स इज रोटेशन नॉट रिवॉल्यूशन। अंतर क्या होता है? रोटेशन मतलब एक्सिस में ऐसे रोटेट हो रहा है, रिवॉल्यूशन मतलब अर्थ के चारों तरफ, सन के चारों तरफ ऐसे रिवॉल्यूशन हो रहा है। सो दिस इज ए। नाउ दिस इज नंबर 15। मैनी ऑफ द वर्ड्स डेजर्ट्स, डेजर्ट्स की डेफिनेशन क्या होती है? जहाँ पे प्रेसिपिटेशन बहुत कम है, पानी कम है, एरिडिटी है। वर्ड्स टेम्परेचर नहीं होता है, कोल्ड और हॉट दोनों हो सकते हैं। वर्ड्स डेजर्ट्स आर कॉज्ड बाय क्लाइमेटोलॉजिकल हाई प्रेशर एरिया, तो ये यूजुअली हाई प्रेशर एरिया होता है। हॉर्स लैटिट्यूड प्रोडक्ट है ग्लोबल एयर सर्कुलेशन का, जिसको हम बोलते हैं हेडले सेल। NCERT है कीप ऑन टेलिंग 11th का, ये जो दोनों है फिजिकल इंडिया एंड फिजिकल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक, रीड इट। ज्योग्राफी का हर सवाल करेक्ट हो सकता है इसमें। दिस एंड दिस करेक्ट बताना है हमें। तो जो डेजर्ट है यहाँ पे हाई प्रेशर एरिया है, हाई प्रेशर एरिया है मतलब ऊपर प्रेशर ज़्यादा है, तो यहाँ पे अपड्राफ्ट ऑफ विंड नहीं होगा। अपड्राफ्ट ऑफ विंड नहीं होगा तो विंड ऊपर नहीं जाएगा, प्रेसिपिटेशन ऊपर नहीं जाएगा, पानी नहीं गिरेगा, स्टेबिलिटी रहेगी यहाँ पे। सो दैट इज वाई ये ड्राई एरिया होता है। हाई प्रेशर एरिया मतलब ड्राई एरिया। सो क्लाइमेटोलॉजिकली हाई प्रेशर एरिया जहाँ बनता है वहाँ पे ड्राई कंडीशंस होती है। सो दिस इज ट्रू। हॉर्स लैटिट्यूड होता है, ये ग्लोबल एयर सर्कुलेशन है, हेडली। याद कैसे करना है? ये हेड है सर, दिस 0 डिग्री, तो हेडले यहाँ पे होगा, हेडले। दिस इज हेडले सेल, ऑल दो स्पेलिंग इज डिफरेंट, दिस इज हेडले। तो हेडले यहाँ पे होता है ट्रेड विंड्स का, ये ट्रेड विंड्स है। ट्रेड विंड्स के ऊपर फिर वेस्टर्लीज होती है, विंड जिस डायरेक्शन से आ रही है उस डायरेक्शन के हिसाब से उसका नाम होता है। तो वेस्टर्लीज और ये हेड पे है तो दिस इज हेडले, यहाँ हेडले सेल बनेगा। अब जो सेकंड है दैट इज अबाउट दिस हॉर्स लैटिट्यूड। इसका नाम क्यों रखा हॉर्स लैटिट्यूड? बिकॉज ये होते हैं अराउंड 30 डिग्री पे, यहाँ ऊपर से ऐसे नीचे एयर आ रही थी तो शिप मूवमेंट कम हो जाता है, तो दैट इज वाई हॉर्सेस का जो ट्रांसपोर्टेशन होता था तो दे यूज टू थ्रो अवे देयर हॉर्सेस इन दी ओशन, तो ये हॉर्स लैटिट्यूड इसका नाम पड़ गया। हॉर्स लैटिट्यूड प्रोडक्ट है ग्लोबल एयर सर्कुलेशन नोन एज हेडले सेल। हेडले सेल में इक्वेटर से ऐसे हवा ऊपर उठी, वाई एक्सेस ऊपर हाइट पे, देन फिर ये 30 डिग्री पे नीचे नीचे आएगी, स्टेबिलिटी आएगी, हाई प्रेशर होगा और यहाँ पे हॉर्स लैटिट्यूड जनरेट होगा 30 डिग्री नॉर्थ एंड 30 डिग्री साउथ। तो ये प्रोडक्ट है ग्लोबल एयर सर्कुलेशन का नोन एज द हेडले सेल। दिस इज ऑल्सो ट्रू। और 0 डिग्री के आसपास हो रहे थे, दे वर कॉल्ड डोल्ड्रम्स। सो राइट आंसर हियर इज दिस सी, बोथ 1 and 2। नाउ लेट अस टॉक अबाउट इकोनॉमिक्स। रिसेंटली अभी स्टेट्स ने कहा था कि ट्रिपल वैमी हो रही है। ट्रिपल वैमी मतलब एक तो रेवेन्यू ड्राई अप हो गए, दूसरा कोविड-19 के कारण एक्सपेंडिचर्स बहुत ज़्यादा है, और तीसरा इनको GST कंपनसेशन भी नहीं मिल रहा है, ट्रांसफर नहीं हो रहा है दिस टैक्सेस फ्रॉम सेंटर, तो शॉर्टेज ऑफ मनी है। एक टर्म आता है WMA, वेज एंड मीन्स एडवांस, इसमें अभी चेंजेस हुए थे 60%। तो ये इंट्रोड्यूस हुआ टू मीट मिसमैचेस इन द रिसीट एंड पेमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। सरकार का रिसीट एंड पेमेंट में मिसमैच हो रहा है तो टेम्पररी शॉर्टफॉल के लिए ये तरीका है WMA। इस स्कीम में गवर्नमेंट कैन अवेल ऑफ इमीडिएट कैश फ्रॉम RBI, तो RBI से तुरंत मिसमैच अपन ऐसे एक्सचेंज कर सकते हैं। लिमिट्स फॉर एडवांस आर डिसाइडेड बाय द RBI ओनली। अब यहाँ करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। सो फर्स्ट इज एब्सोल्युटली ट्रू, मिसमैचेस है रिसीट एंड पेमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट, दिस इज ट्रू। WMA का मीनिंग यही होता है, इसमें 60% अभी इंक्रीज किया था स्टेट्स के लिए, तो दिस इज ट्रू। इस स्कीम में गवर्नमेंट RBI से पैसे लेती है, दिस इज ऑल्सो ट्रू। बट ये RBI ओनली नहीं होगा, ये RBI और गवर्नमेंट दोनों म्यूचुअली डिसाइड करते हैं अबाउट दिस थिंग। सो द राइट ऑप्शन हियर इज दिस A, 1 and 2 इज द राइट ऑप्शन।
दिस इज रॉन्ग, 1:2, 2:2. ए इज द राइट ऑप्शन. ये है एनपीसीआई. डिजिटल पुश बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, डिजिटल पेमेंट की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं. दिस यूपीआई आ रहा है. तो एनपीसीआई क्या है? ये इनिशिएटिव है आरबीआई का और इंडियन बैंक्स एसोसिएशन का इनिशिएटिव है. ये नॉट फॉर प्रॉफिट है, फॉर प्रॉफिट कंपनी नहीं है, ये नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है. तो इज इट ट्रू? यूपीआई इंटरफेस लॉन्च हुआ था दिस एनपीसीआई से. यूपीआई हमें बताना है करेक्ट क्या है. तो यहाँ फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू, सेकंड इज ट्रू, ट्रू एंड थर्ड इज ऑल्सो ट्रू. सो द राइट ऑप्शन इज दिस डी, 1, 2 एंड 3. ये है एशियन डेवलपमेंट बैंक. ये बैंक इंपॉर्टेंट है, एडीबी भी इंपॉर्टेंट है. एशियन डेवलपमेंट बैंक, सॉफ्ट लोन्स मिलते हैं इससे डेवलपमेंट के लिए. एशियन डेवलपमेंट बैंक, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बीजिंग चाइना में. बीजिंग चाइना में, जैसे ब्रिक्स का भी एक बैंक है, हमने पढ़ा था, AIIB भी पढ़ा था. सो एशियन डेवलपमेंट बैंक का रीजनल डेवलपमेंट बैंक हेडक्वार्टर इज इन बीजिंग चाइना. एशियन बैंक नाम में लिखा है तो इसमें एशियन कंट्रीज भी मेंबर्स होंगे इस बैंक के. नाउ यू हैव टू टेल विच वन इज द करेक्ट स्टेटमेंट. करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? दिस डी. ये दोनों गलत है. इसका हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना में नहीं है, फिलीपींस मनीला में है. दिस इज रॉन्ग. एशियन कंट्रीज में ऑल्दो इसका नाम एशियन है, बट इसमें ना एशिया प्लस पैसिफिक भी होता है, मेजॉरिटी एशिया पैसिफिक, और कुछ दूसरे मेंबर्स भी इंक्लूड कर लिए गए हैं. तो ऐसा नहीं है कि दिस इज रिस्ट्रिक्टेड टू एशियन. अक्सर आई एम टेलिंग यू, दिस इज अगेन नॉट अ रूल, बट यूजुअली जो ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है तो यूजुअली वो रिस्ट्रिक्टेड फॉर अ ग्रुप होती है, फिर बाद में उसको एक्सपैंड कर दिया जाता है. जैसे इंटरनेशनल सोलर अलायंस थी, पहले ये इनके बीच वाला कंट्रीज इसको ज्वाइन कर सकते थे, बाद में इसको ओपन कर दिया, एनीबडी कैन ज्वाइन दिस ISA. सो हियर राइट ऑप्शन इज दिस डी, एशिया डेवलपमेंट बैंक. ये है कैश रिजर्व रेशियो, CRR. इसकी डेफिनेशन बताइए. ये प्रपोर्शन ऑफ डिपॉजिट होता है इन द फॉर्म ऑफ कैश बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू होल्ड एज स्टिपुलेटेड बाय द RBI. तो मतलब इतना रिजर्व आपको कैश या फिर इजीली लिक्विडेड फॉर्म में रखना है. ये RBI बताएगा आपको, बैंक्स को ऐसा कंडीशन पे रखना पड़ता है. कैश रिजर्व रेशियो. CRR रिमेन्स इन द करंट अकाउंट एंड बैंक्स अर्न एन इंटरेस्ट ऑन दैट. तो ये करंट अकाउंट में रहता है और बैंक इस पे इंटरेस्ट अर्न करते हैं. इज इट ट्रू? इंटरेस्ट अर्न करते हैं. बैंक्स कांट लेंड द मनी टू बोरोवर बट कैन यूज द मनी फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस. तो बैंक इसको बोरोवर को लैंड नहीं कर पाएंगे, बोरो को नहीं दे पाएंगे, लैंड नहीं हो पाएगा, बट उस मनी का वो कहीं पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं. अगर ऐसा होगा तो CRR का पूरा पर्पस ही डिफीट हो गया. सो दिस इज रॉन्ग. अगर इंटरेस्ट उस पर मिलने लग गया CRR पे तो भी अगेन RBI ये नहीं चाहेगा. तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग. CRR मतलब एक सर्टेन लिक्विडिटी आप रख रहे हो अपने पास एट वन मोमेंट ऑफ टाइम. सो दिस इज ट्रू. सो द राइट आंसर हियर इज A, 1 ओनली. नाउ दिस इज PMI. ये भी अभी कुछ दिन पहले न्यूज़पेपर में हमने बहुत डिटेल में पढ़ा था, परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स. ये क्या होता है? इंडेक्स है ये, मतलब कुछ इंडिकेट करेगा. इट इज़ एन इंडेक्स ऑफ द प्रिवेलिंग डायरेक्शन ऑफ इकोनॉमिक ट्रेंड्स इन द मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज. ये मैन्युफैक्चरिंग भी है और सर्विसेज भी है. इज इट ट्रू? ये कंपाइल्ड होता है दिस CSO के द्वारा. अब आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट क्या है. तो ये जो इंडेक्स है, यस, ये मैन्युफैक्चरिंग भी होता है, सर्विस भी होता है, और ये ट्रेंड बताता है. जैसे 50 है, 50 प्लस हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, 50 से कम जा रहा है तो मतलब कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है. सप्लाईज, लॉजिस्टिक्स, ये इकोनॉमी के ट्रेंड बताता है. सो दिस इज ट्रू. प्रिवेलिंग डायरेक्शन ये CSO कंपाइल नहीं करेगा. सो द राइट ऑप्शन हियर इज दिस A, 1 ओनली इज करेक्ट. दिस इज करेक्ट, दिस इज रॉन्ग. 50 प्लस माइनस ट्रेंड बताता है. ये इंस्टीट्यूट ऑफ सप्लाई मैनेजमेंट इसको बताता है कि परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स अभी कितना चल रहा है, इसका वैल्यू कितना है. PMI इस डेटा को कंपाइल करता है, नॉट CSO. सो द राइट ऑप्शन हियर इज A. नाउ लेट अस टॉक अबाउट करंट अफेयर. अनलॉक ओपन हो रहा है, सरकार एक्सपेक्ट कर रही है हर्ड इम्यूनिटी आ जाए, बिकॉज वैक्सीनेशन तो आ नहीं रही है एंड रिस्ट्रिक्शंस भी इफेक्टिव नहीं हुए, इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा हिट हुई है. तो व्हाट इज़ दिस हर्ड इम्यूनिटी? लॉन्ग टाइम बैक हमने न्यूज़पेपर में वोकेबुलरी देखा था, कोविड-19 वोकेबुलरी. बहुत अच्छा वो न्यूज़पेपर डिस्कशन था, हैव अ लुक. जून या जुलाई में देखा था हमने, उसमें ये सारे टर्म्स हमने पढ़े थे, RT-PCR, एंटीजन, हर्ड इम्यूनिटी एट्सेट्रा. सो व्हाट इज़ दिस हर्ड इम्यूनिटी? ये अचीव व्हेन मोस्ट ऑफ द पीपल इन अ कम्युनिटी बिकम इम्यून टू एन इन्फेक्शियस डिसीजेज दैट इट स्टॉप स्प्रेडिंग. दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू. अगर सभी को कोविड हो गया और वो रिकवर हो गए तो कोविड वायरस को नया कैंडिडेट नहीं मिलेगा अफेक्ट करने के लिए. पूरे हर्ड को इम्यूनिटी हो गई, ग्रुप झुंड को इम्यूनिटी हो गई. सो दिस इज ट्रू.
ये अचीवेबल बाय वैक्सीनेशन ओनली है। नो, दिस इज रॉन्ग। वैक्सीनेशन नहीं, सबको अगर हो गया फिर बॉडी में एंटीबॉडी हो गई तब भी हर्ड इम्यूनिटी आ सकती है, वैक्सीनेशन से भी आ सकती है। तो दिस इज नॉट द ओनली थिंग। सो राइट ऑप्शन हियर इज दिस बी, बिकॉज नॉट करेक्ट पूछा है। तो दिस इज नॉट करेक्ट मतलब दिस इज द आंसर, दिस इज करेक्ट, दिस इज नॉट द आंसर। द राइट आंसर इज दिस बी, टू ओनली। ये अभी काफी न्यूज में था, कौंडिन्या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। क्यों? एलिफेंट्स रिसेंटली इन द न्यूज इज लोकेटेड इन, ये कहाँ पर है? कर्नाटका, के कर्नाटका, आंध्रा, महाराष्ट्र, तेलंगाना। एलिफेंट कॉरिडोर्स, एलिफेंट कितने स्टेट्स में मिलते हैं इंडिया में, इसका आंसर आप बताइएगा क्विज के बाद। एलिफेंट कहाँ पर है? एलिफेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट डॉल्फिन एंड ऑल। कौंडिन्या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये कहाँ पर है? द राइट आंसर हियर इज दिस बी, चित्तूर। चित्तूर is in Andhra, elephants, B. B means these are jumble, consider this as B, this as C. So B matlab this Chittur elephants, Andhra is the right answer. Then this is 23rd. With reference to one-stop centers भी अभी न्यूज में, they aim to provide assistance during one roof to women affected by violence. डोमेस्टिक वायलेंस काफ़ी बढ़ा है अभी सोसाइटी, तो इसके लिए ये वन स्टॉप सेंटर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये वन स्टॉप सॉल्यूशन होगा, सारा असिस्टेंस यहाँ पे मिलेगा अफेक्टेड बाय वायलेंस। ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम होगी, ये होगी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर। आपको बताना है करेक्ट क्या है। तो ये बिल्कुल ट्रू है, वन रूफ है, वुमेन अफेक्टेड बाय वायलेंस दे कैन गो हियर एंड दे कैन गेट ऑल हेल्प एंड असिस्टेंस। वन स्टॉप सेंटर, नाम में लिखा है वन स्टॉप, एक जगह सब मिल जाएगा। ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है? सेंट्रल सेक्टर और सेंट्रल स्पॉन्सर। सेक्टर मतलब 100% सेंटर उसे देख रही है, इम्प्लीमेंट कर रही है गवर्नमेंट सेंट्रल मशीनरी के थ्रू। स्पॉन्सर्ड में शेयरिंग हो जाती है, असिस्टेंस हम स्टेट को देते हैं। तो ये सेक्टर है या स्पॉन्सर्ड है? ये मिनिस्ट्री वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट, दिस इज ऑल्सो ट्रू, दिस इज ट्रू, बट दिस इज नॉट ट्रू बिकॉज ये सेक्टर नहीं स्पॉन्सर होगा। सो आंसर इज सी, 1 एंड 3। ये 24 है, ये भी अभी काफी न्यूज में था, अगस्त्य वनम बायोलॉजिकल पार्क, ये कहाँ पर है? नाउ सी, लुक एट द वर्ड, हमें बायोस्फीयर्स पता है, अगस्त्य मलाई कहाँ पर है? अगस्त्य मलाई, अगस्त्य वनम जंगल हो गया, तो ये कहाँ पे होगा? तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला या आंध्रा में। सो द राइट आंसर हियर इज दिस सी, दैट इज दिस केरला। दिस इज 25। ये एशियान है, RCEP एशियान, वेरी इंपॉर्टेंट। आपको बताना है एशियान के मेंबर्स कौन कौन से हैं। इंडोनेशिया, कोरिया, सिंगापुर, म्यांमार, थाईलैंड और बांग्लादेश। एशियान इज इंपॉर्टेंट, यू हैव टू टेल कि इनमें से कौन से मेंबर हैं। साउथ कोरिया इज नॉट अ मेंबर, बांग्लादेश ऑब्वियसली इज नॉट अ मेंबर। सो द राइट ऑप्शन हियर इज दिस सी। एशियान में 10 टोटल हैं ये, लुक एट हियर। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, म्यांमार, बांग्लादेश नहीं है, म्यांमार से स्टार्ट किया, म्यांमार, देन थाईलैंड, दिस इज लाओस, दिस इज वियतनाम, सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्रुनाई, देन दिस इज फिलीपींस। हो गए 10 हो गए, दीज आर 10। सो ये एशियन कंट्रीज है, इनका मैपिंग इज इंपॉर्टेंट, यू शुड नो एवरीथिंग अबाउट दिस एशियन। और ये सेंट्रल एशिया और ये मेडिटेरेनियन वाले जोन, ये 3 फेवरेट एरिया है मैपिंग के लिए। सो दिस इज 25 एशियन, अगस्त्य वनम बायोलॉजिकल पार्क, वन स्टॉप सेंटर्स, कौंडिन्या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, हर्ड इम्यूनिटी, परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स, कैश रिजर्व रेशो, ये डेफिनेशन यू शुड नो, एशियन डेवलपमेंट बैंक, NPCI, एंड दिस इज अबाउट वेज एंड मीन्स एडवांसेस। दिस इज करेक्ट बताना है आपको, क्लाइमेटोलॉजिकल हाई प्रेशर, हॉर्स लैटिट्यूड एंड डोल्ड्रम्स, दिस इज डेजर्ट्स, एंड देन इक्वेटर, दिस कोरियोलिस फोर्स। ये सारे बायोस्फीयर्स हैं, ये आपको पता होना चाहिए। देन दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसमें सिटीज आ जाता है, बायोस्फीयर्स आ जाते हैं, दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट, 23.5 डिग्री, कश्मीर वैली, और ये है लॉकडाउन माइग्रेशन के कॉन्सेप्ट्स, पुश एंड पुल। थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, अरुणा आसिफ अली जी, दिस इज व्रही एंड मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद साहब, दिस इज पट्टचित्र। ये है रिगार्डिंग नो कॉन्फिडेंस मोशन, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एडजर्नमेंट मोशन। देन राइट टू फ्रीडम, ये फ्रीडम जो है ना आपकी, ये एब्सोल्यूट नहीं है, ये क्वालिफाइड है। देन स्टेट गवर्नर्स रोल। सो ये है सेट नंबर 28। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, study well and be safe.